So there is a question here in human health and disease. Why there is no vaccine for malaria? No vaccine for malaria. Why? क्या बोलेंगे रीजन हम? ये क्वेश्चन था भी, मुझे डे याद नहीं आ रहा है कौन से डे था. Why there is no vaccine for malaria? Because in case of malaria, there is no production of antibodies. No antibody production. मलेरिया पैरासाइट के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ही नहीं है. नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन आप पूछेंगे वो क्यों? Why there is no antibody production? The reason is malarial pathogen resides inside the RBC and antibodies cannot go inside the RBC. Right? So if pathogen is inside the RBC, then there is no antibody against it. समझ गए? No antibody production for malaria. Why there is no antibody production? Because pathogen is inside RBC. जब पैथोजन आरबीसी के अंदर है तो एंटीबॉडी जा ही नहीं सकते आरबीसी के अंदर. करेक्ट है ये? सो दिस इज वन क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या है? सिम्टम्स फॉर मलेरिया किस बेसिस पे बोलेंगे? क्या है मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है? फ्रीक्वेंट फीवर विथ चिल है. फीवर विथ चिल है. फीवर विथ चिल. अब एग्जाम में ये वर्ड ही नहीं यूज करता वो, फीवर विथ चिल. दूसरे वर्ड यूज कर सकता है. यू कैन यूज द वर्ड हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर एंड रीगर इन मसल्स. वो भी मतलब वही हो रहा है, चिल का ही मतलब हो रहा है. मसल कोल्ड कंडीशन में मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. करेक्ट? मसल्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट. जितना मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी. समझ में आ गया? वेदर मसल्स प्रोड्यूसेस हीट और बोन्स प्रोड्यूसेस हीट. मसल्स प्रोड्यूसेस हीट, बोन इज नॉट प्रोड्यूसिंग हीट. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चिल में, कोल्ड कंडीशन में, तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम रीगर. रीगर. समझ में आ गया? यस. कोई और अच्छा क्वेश्चन है तो देख लो. पेज नंबर 22 पे भी एक अच्छा क्वेश्चन था. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे आज के. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बिल्कुल सही है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीकों से होती है, CMI एंड HMI. एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिल रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आइदर बाय HMI और बाय CMI. ठीक है, चलेगा? तो यहां पे बता रहा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी.
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, एक तो लो इम्यून रेस्पॉन्स होता है और एक हाई इम्यून रेस्पॉन्स होता है. सो दिस इज व्हाट इम्यून रेस्पॉन्स विथ एंटीजन एक्सपोजर. अगर एंटीजन एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट के बॉडी में तो ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा लो इंटेंसिटी वाला और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा हाई इंटेंसिटी वाला. समझ में आया? दैट मीन्स इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स very less activity in the body because there is no memory associated with it, है ना. हमें डायग्राम पहले भी ड्रॉ किए थे ग्राफ. प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज ऑफ लो इंटेंसिटी, secondary immune response is of high intensity. Secondary immune response is of high intensity because it is having anamnestic response. Secondary immune response क्या होता है? Anamnestic. What is mean by anamnestic? Anamnestic मतलब associated with memory. Anamnestic मतलब associated with memory. यहां पर ये ज्यादा हाई लेवल पे इम्यून रेस्पॉन्स क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है हाई लेवल पे इम्यून रेस्पॉन्स? द रीजन इज मेमोरी. और मेमोरी के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अनैम्नेस्टिक. अनैम्नेस्टिक मतलब कुछ और मत समझो आप. अनैम्नेस्टिक मतलब मेमोरी है वहां पर. दैट्स व्हाई देयर इज हाई इम्यून रेस्पॉन्स. थर्ड स्टेटमेंट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये भी सही है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी. ये भी सही है. पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये गलत होता है. पीएमएनएल पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट दीज आर द टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी आना चाहिए. एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं आना, ये इनेट है. देन वेयर एंटीजन बाइंड्स. एंटीजन कहां पर बाइंड होता है एंटीबॉडी में? वेयर एंटीजन बाइंड्स. तो एंटीजन बाइंड होता है इन बिटवीन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ हाईवी चेन एंड लाइट चेन. मतलब ये हाईवी चेन है, ये लार्जर चेन हाईवी चेन है, शॉर्टर चेन लाइट चेन है. तो हाईवी चेन और लाइट चेन के बीचों बीच यहां पर इन बिटवीन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ हाईवी एंड लाइट चेन एंटीजन बाइंड्स बोल के याद रखेंगे. 11th एंटीबॉडी फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 11 है डे 7 में. एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन बाय ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. तो यहां पे हम याद रखेंगे व्हाट इज मीन बाय ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. व्हाट इज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हम याद रखेंगे. ठीक है. तो ब्लड प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं. ब्लड प्लाज्मा हैज 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. कौन कौन से प्रोटीन है जरा बोलिए, याद है? ब्लड प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से हैं? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन. अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन है. तो यहां पर एक प्रोटीन होती है अल्ब्यूमिन और एक है ग्लोब्यूलिन और एक है फाइब्रिनोजन. ये फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में. और ये जो ग्लोब्यूलिन है ना, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन. एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ग्लोब्यूलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन. ग्लोब्यूलिन. जिसके पास ग्लोब्यूलिन है उसके पास एंटीबॉडी है. जिसके पास ग्लोब्यूलिन नहीं है उसके पास एंटीबॉडी नहीं है. आया समझने? एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, इफ ए पर्सन इज हैविंग मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म इट? किसी पर्सन के ब्लड में एंटीबॉडी कम है, कैसा कंफर्म करेंगे?
तो आप बोलेंगे बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ ग्लोब्यूलिन. Globulin is a plasma protein involved in antibody formation. If a person is having less antibody, means he is having less globulin. What are the function of other plasma protein? ये भी बता दीजिए. जब बातें निकली है तो पूरा बता दीजिए. अल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा ब्लड का. ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? ब्लड में सल्यूट कितना होना चाहिए, शुगर कितनी होना चाहिए, मिनरल्स कितने होना चाहिए ब्लड में, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. इन सिंपल, albumin maintain solute concentration of the blood and solute concentration decides osmotic pressure. फाइब्रिनोजन देख लीजिए, ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाली प्रोटीन है, मालूम है. चलो, तो अब यहां पे जो क्वेश्चन था, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहां पर होता है? प्लाज्मा में होता है. चलिए, और कोई क्वेश्चन है? डे 8 में क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1, एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड व्हेन ए पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. पर्सन ओन सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, इट इज ए काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. बिल्कुल सही है. अगर आप दूसरों से एंटीबॉडी रिसीव कर रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी होता है. यहां पे पर्सन ओन सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम, इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन. गलत है. स्नेक वेनम में पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं. एंटीवेनम इज नथिंग बट प्री फॉर्म एंटीबॉडीज गिवन टू द स्नेक बाइट पर्सन. स्नेक बाइट पर्सन के लिए प्री फॉर्म एंटीबॉडीज देते हैं वहां पर. ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना है? डे 7 में 6th क्वेश्चन भी है. 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स रेस्पेक्टिव रोल? नॉट, नॉट ढूंढना है यहां पर. स्टेटमेंट रॉन्ग ढूंढना है. फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल. बिल्कुल सही. इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड. जो पेशेंट चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स ऐसे वायरल डिसीजेस हो रहे हैं, उनके बॉडी में इंटरफेरॉन्स होते हैं. वायरल इन्फेक्शन पेशेंट में क्या होता है? इंटरफेरॉन्स बनते हैं. बी लिम्फोसाइट के बारे में दिया है. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू ब्लड टू फाइट विद देम. बिल्कुल सही है. बी आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. सी ऑप्शन बोल रहा है मैक्रोफेज म्यूकस सिक्रेटिंग सेल. गलत. मैक्रोफेज इज फैगोसाइटिक सेल. हम पढ़े हैं मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक सेल्स इन टिश्यूज. समझ गए? फैगोसाइटिक सेल मतलब दे आर स्पेशली ट्रेन्ड सेल टू एनगल्फ द पैथोजन, टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन. सो हमारे बॉडी टिश्यूज में रखे गए हैं मैक्रोफेजेस एंड दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर पैथोजन. व्हेनेवर पैथोजन कम दे एनगल्फ इट. तो हो गया, वही आंसर है. नॉट करेक्ट बोल तो. ठीक है ना? जब भी कोई वायरल इंफेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में क्या बनते हैं? इंटरफेरॉन्स बनते हैं. ठीक है, चलिए अब हम जाएंगे. हाँ, 21. Which one engulf pathogen rapidly?
पैथोजन को एनगल्फ करने के लिए मोनोसाइट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो एनगल्फिंग पैथोजन। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक हैं, मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक हैं, और मैक्रोफेजेस भी फैगोसाइटिक हैं। लेकिन फास्ट बोल रहा है, विच वन एनगल्फ रैपिडली, बोलते हैं मोनोसाइट्स। ओके, और कोई क्वेश्चन? मम्स क्या होते हैं? मम्स आर द वायरल डिसीज। मम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग इन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स। यहां पर सलाइवरी ग्लैंड होता है पैरोटिड, अगर यहां पर स्वेलिंग होती है दैट इज कॉल्ड मम्स विथ पेन। तो आज की टॉपिक है हमारी कैंसर। यस बोलिए। एरिल मतलब ये फ्यूनिकल का पार्ट है, फ्यूनिकल, ओव्यूल का पार्ट होता है फ्यूनिकल। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम जाएंगे। कैंसर टॉपिक है। व्हाट इज मीन बाय कैंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स। अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड कैंसर। हाँ, माइटोटिक ही बोलना चाहिए, मियोसिस नहीं बोल सकते आप। ठीक है, ये कैंसर होता है। And these uncontrolled mitotic divisions result in formation of masses of new cells. ये अनकंट्रोल्ड सेल, नॉर्मल जो सेल होते हैं, नॉर्मल सेल्स हैव वेल कंट्रोल्ड रेगुलेटेड सेल डिवीजन, रेगुलेटेड सेल डिवीजन। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो एकदम कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते हैं, नॉर्मल। लेकिन कैंसर सेल में कोई कंट्रोल ही नहीं है। नॉर्मल सेल्स हैव कंट्रोल्ड रेगुलेटेड सेल डिवीजन, लेकिन कैंसर में कंट्रोल नहीं होता है सेल डिवीजन में। तो हम लिखे यहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्ट इन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्ट इन masses of new cells, masses of new cells called tumors। जहां पर भी इस टाइप की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है वहां पर बनेंगे masses of new cells called tumors। ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं वहां पर। मान लीजिए कोई एरिया में सेल डिवीजन हो रहा है और यहां पर सेल डिवीजन एकदम अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है, तो यहां पे एक आउटग्रोथ बनेगी बॉडी में, एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। और ये ट्यूमर कहीं पर भी बन सकते हैं बॉडी में। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में एक आउटग्रोथ निकल जाती है, इंटेस्टाइनल ट्यूमर, किडनी ट्यूमर्स, हर जगह हो सकते हैं, कहां पर भी ट्यूमर्स ये। ठीक है। एंड मोर देन ए मिलियन पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन इंडिया पर एनम। मोर देन ए मिलियन, 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है कैंसर से अफेक्टेड हैं इंडिया में। मोर देन ए मिलियन पीपुल इन इंडिया सफर फ्रॉम कैंसर पर एनम। हर साल इतने ज्यादा लोग अफेक्टेड हो जाते हैं कैंसर से। तो इसलिए कैंसर को बोला जाता है कैंसर इज मोस्ट डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इट इज द मोस्ट डेडली नॉन इन्फेक्शियस। हाँ, ये नॉन इन्फेक्शियस है, ये कोई स्प्रेड होने वाली डिसीज नहीं है। इट इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज मोस्ट डेडली नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे हाउ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे,
नॉर्मल सेल्स है ना, एकदम कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है उनके पास। कितना डिवाइड होना है, कब डिवाइड होना है, व्हेन दे हैव टू स्टॉप डिवीजन, when they have to divide. But these cancer cell, they are not having any control. They are dividing in uncontrolled manner and forming the masses of new cell called tumors. अब ये ट्यूमर्स भी दो टाइप के हैं, एक तो होती है बनाइन ट्यूमर और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। विच वन इज डेंजरस? मैलिग्नेंट, हमेशा ये नाम जो मैलिग्नेंट है ये डेंजरस के लिए इंडिकेट करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया भी था। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, बहुत ही डेंजरस मलेरिया था, वहां पे डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस थे। सेम ऐसे ये कैंसर में कैंसर है जिसका नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज वेरी सीरियस केस। बनाइन ट्यूमर को फिर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूमर के दो टाइप्स हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर? टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर मतलब बॉडी से कुछ भी एक आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी, जो नॉर्मली नहीं होता है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बन जाता है कहां पर भी बॉडी में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, ब्रेन में, दोज आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर होते हैं, सॉलिड ट्यूमर। और ये दो टाइप के ट्यूमर्स हैं। नंबर 1 आ रहा है बनाइन ट्यूमर। बनाइन ट्यूमर बोल रहे हैं इसको। व्हाट इज बनाइन ट्यूमर? they are confined to particular area, confined to particular area, not spreading to other parts of the body. They are confined to particular area, not spreading to other parts of the body, other parts of the body, दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो रही है, तो इसको बोलेंगे बनाइन ट्यूमर। नॉट स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स, एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है कैंसर। इस टाइप के कैंसर्स को हम है ना रिमूव कर सकते हैं बाय डूइंग सर्जरी। जिस भी पार्ट में बनाइन ट्यूमर है उसको सर्जरी करके कट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन में कोई एक पार्ट है उसमें कैंसर हो गया है, बनाइन ट्यूमर, उतना एरिया सर्जरी करके कट कर देते हैं। सो ये होता है बनाइन ट्यूमर। और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल के। मैलिग्नेंट ट्यूमर they contain cancerous cells, they contain नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल्स। क्या ये वर्ड यूज कर रहा हूं देखिए मैं, नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स, नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल। व्हाट इज मीन बाय नियोप्लास्टिक? which spread from one part to another part of the body, another part of the body by blood, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। ये एक पार्ट में पहले कैंसर शुरू होता है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में कैंसर शुरू होता है, फिर वहां से निकल के लीवर में चला जाएगा, वहां से निकल के पैनक्रियाज में चला जाएगा, वहां से निकल के ब्रेन में चला जाएगा, और जहां जहां ये पहुंचेगा हर जगह कैंसर करेगा। ये स्प्रेड होने वाला कैंसर है इन द सेम पेशेंट बॉडी। They contain neoplastic cancerous cell. What is meant by neoplastic? Which spread from one part to another part of the body by blood. And wherever malignant tumor cell located, they form tumors. जहां पर भी ये रुकेंगे वहां पर क्या करेंगे? कैंसर कॉज करेंगे, ट्यूमर्स बनाएंगे। wherever they lodges, wherever they लॉजेस मतलब रहेंगे, जहां पर भी ये रहेंगे, लॉजेस, दे फॉर्म ट्यूमर्स। जहां पर भी ये रहेंगे ट्यूमर बनाएंगे।
तो मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर का? ब्लड है मेन। तो यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट एक एरिया में कैंसर होता है, द ब्लड slough off the tumor cells of malignant cancer and take out to some other places मतलब जिस पार्ट में कैंसर है वो पार्ट से है ना ब्लड आके क्या करेगा, स्लफ कर लेगा, रिमूव कर लेगा। स्लफ ऑफ मतलब रिमूव करना। तो ब्लड आके रिमूव कर लेगा, जिस पार्ट में कैंसर है वहां से कैंसर सेल को निकाल लेगा और कोई और पार्ट में छोड़ देगा, वहां पर जाएगा, वो कैंसर कॉज करेगा। सो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, दिस मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, this spreading of cancer cells this spreading of cancer cells from one part to another part, of the body is called, क्या बोलेंगे, is called मेटास्टैसिस। क्या बोलेंगे इसको, मेटास्टैसिस। So which tumors are showing metastasis? Whether benign tumor or malignant tumor. Malignant tumor show metastasis, मतलब एक पार्ट से कैंसर दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने लगेगा। This is called metastasis. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल में ऐसे क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। वाई दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। हाउ नॉर्मल सेल डिफर फ्रॉम कैंसर सेल्स, ये सारे चीजें देखना है। तो एक डॉक्टर जो है बनाइन ट्यूमर को फिर भी ठीक कर लेगा। कैसे ठीक करेगा, सर्जरी करके जिस भी पार्ट में बनाइन ट्यूमर है उसको कट कर दो, स्प्रेड तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जहां पर भी है वो पार्ट हम रिमूव करेंगे तो तब तक वो स्प्रेड हो जाएगा। सपोज इंटेस्टाइन में मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसको कट करके निकाले तक जो है वो स्प्रेड होके लीवर में चला जाएगा, फिर लीवर निकाले तक पैनक्रियाज में चला जाएगा, ऐसा स्प्रेड होते चला जाएगा। नो चांसेस, मैलिग्नेंट ट्यूमर है मतलब बचने के चांसेस बहुत बहुत कम है। So let's see what are the properties of cancer. Properties of cancer cell. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे लगता है क्वेश्चन आने वाला है ये साल, कैंसर सेल्स लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कैंसर सेल्स लैक, व्हाट दे लैक, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है स्टॉप हो जाना, इनहिबिशन का मतलब स्टॉप। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब व्हेनेवर ए नॉर्मल सेल, मतलब एक नॉर्मल सेल है समझो, अगर ये एक नॉर्मल सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसकी सेल डिवीजन क्या होगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ गए, ये नॉर्मल सेल है। लेकिन कैंसर सेल ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ये एक टिश्यू है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, इसके बीचों बीच एक कैंसर सेल है। एक नॉर्मल सेल जैसे ही दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा उसकी सेल डिवीजन क्या होती है, रुक जाती है। दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। बट कैंसर सेल आर नॉट हैविंग कांटेक्ट इनहिबिशन। सपोज दिस इज द कैंसर सेल और ये कैंसर सेल के कांटेक्ट में है, देखो सारे सेल्स। अब ये कैंसर सेल क्या करेगा बोलो, वेदर इट डिवाइड और स्टॉप डिवाइडिंग, इट डिवाइड्स एंड दिस कैंसर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड और टिश्यू के अंदर इन्वेड हो जाएगा। इन्वेड हो जाएगा मतलब टिश्यू के अंदर चला जाएगा वो, कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड ऑल द सेल्स इन्वेड द टिश्यू। समझ नहीं बात। सो दे आर नॉट हैविंग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
समझ गए? जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनके सामने कोई एक अननोन न्यू पर्सन, उनके रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो यूजुअली वो बच्चा क्या करता है, बहुत ही शांत रहता है और बताता है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ना? ये होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं है। अगर कोई रिलेटिव आ गए सामने तो और ज्यादा ओवर एक्टिंग करना, ये होती है कैंसर में प्रॉपर्टी। कैंसर सेल लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोल रहा हूं। और दूसरा प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल्स do competition with normal cell for vital nutrients and the normal cells suffer from starvation. कैंसर सेल्स compete करते हैं किसके साथ? नॉर्मल सेल्स। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेगा। सो हु विल बी द विनर? कैंसर सेल। सो नॉर्मल सेल्स क्या करेंगे? नॉर्मल सेल सफर फ्रॉम स्टारवेशन। नॉर्मल सेल स्टारवेशन में चले जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी नॉर्मल सेल्स की। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल्स हैव प्रोटोऑन्कोजीन। नॉर्मल सेल्स हैव proto-oncogene, but in cancer cell proto-oncogene get activated into oncogenes which make them cancerous, which make them to divide very fast. मतलब जैसे बाइक में ब्रेक होता है, जैसे बाइक में ब्रेक होता है, सेम वैसे ही सेल के अंदर प्रोटो-ऑन्कोजीन होते हैं, वो ब्रेक है। और वो ब्रेक अगर फेल हो गया समझो, तो क्या हो जाएगा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मल सेल बिकम ऑन्कोजेनिक। तो यहां पर लिखेंगे नॉर्मल सेल्स हैव प्रोटोऑन्कोजीन। ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। प्रोटोऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन और सी-ऑन्क। नॉर्मल सेल हैव प्रोटोऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन और सी-ऑन्क। सी-ऑन्क का मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन्स। नॉर्मल सेल हैव प्रोटोऑन्कोजीन। ये नॉर्मल सेल की बात हो रही थी। बट इन कैंसर सेल्स these सी-ऑन्क एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिवेटेड इनटू ऑन्कोजीन्स। जस्ट कैंसर क्यों हुआ कैंसर बोले तो उसका एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गए ऑन्कोजीन में, बस। और हर सेल में हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन है। Every one of us are having proto-oncogene in all cells of our body. जस्ट अगर वो फेल हो गया, वो ब्रेक अगर फेल हो गया तो हो गया कैंसर। समझ गए? बट इन कैंसर सेल these oncogene activated into सी-ऑन्क activated into oncogenes. आई बात समझने? व्हाट इज सी-ऑन्क? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलो या सेलुलर ऑन्कोजीन बोलो, या नहीं तो आप इनएक्टिव ऑन्कोजीन भी बोल सकते हैं। लेकिन कैंसर में ये क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा ऑन्कोजीन्स में। बात समझने आ गई? फोर्थ प्रॉपर्टी, कैंसर सेल नेवर डिफरेंशिएट। कैंसर सेल नेवर डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशिएट नहीं होते। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट का मतलब अटेन मैच्योरिटी, स्टॉप डिवाइडिंग। कहीं पर आपको वर्ड आ जाए डिफरेंशिएट का मतलब होता है अटेन
मैच्योरिटी स्टॉप डिवाइडिंग। अगर कोई चीज मैच्योरिटी अटेन करती है और स्टॉप कर जाती है, डिवीजन ग्रोथ स्टॉप कर जाती है, तब उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएट। व्हाट इज डिफरेंशिएट? अटेन मैच्योरिटी, स्टॉप डिवाइडिंग। और मैं क्या बोल रहा हूं? कैंसर सेल नेवर डिफरेंशिएट, मतलब वो कभी स्टॉप करेगा ही नहीं। डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या है? मैच्योरिटी अटेन करना और स्टॉप डिवाइडिंग करना। और मैं क्या बोल रहा हूं? कैंसर सेल नेवर डिफरेंशिएट, मतलब वो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा डिवीजन, कभी डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, कभी मैच्योर होगा ही नहीं, वो डिवाइड होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज हेला सेल्स। हेला सेल्स, हेला सेल्स क्या है? दीज आर cancerous cells of lady Henrietta Lacks, who was having cancer, and she donated her body for research. After her death, she donated, before death only she donated her body for research purpose. और उसके सेल्स आज भी लेबोरेटरी में डिवाइड हो रहे हैं। सो ये है ना कैंसर की प्रॉपर्टी है। दीज कैंसर सेल्स ऑफ लेडी हेनरिटा लैक्स who was having cancer, and her cancer cell are still dividing in laboratory, and her cancer cells dividing in laboratory. और कई लोग हैं ना रिसर्च करते हैं कैंसर पे, जो डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो रिसर्च जो है हेला सेल्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज कैंसर के। अब कैंसर क्यों हुआ बोल के रीजन पूछे, कॉजेस ऑफ कैंसर। तो कॉजेस ऑफ कैंसर को हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस बोलेंगे। और कार्सिनोजेंस 3 टाइप के रहेंगे, फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस बोल के। कार्सिनोजेंस क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिससे कैंसर हो सकता है, आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं कार्सिनोजेंस। नंबर 1 फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस में नाम लिखेंगे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गए। अगर हमारे सेल्स, हमारे बॉडी टिश्यूज एक्सपोज होते हैं एक्सरेज से, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मशीन पे काम कर रहा होगा, है ना, एक्सरे मशीन पे काम कर रहा होगा, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो सकता है उसके स्किन के ऊपर वगैरह एक्सरेज गिरेंगे, एंड ही मे बी हैविंग चांसेस, मोर चांसेस। या कोई भी पर्सन, इवन सनलाइट में कभी कभी अगर ओजोन डिप्लीशन हो गया है, ओजोन डैमेज हो गया है, तो एक्सरेज यहां पर भी आ सकते हैं सनलाइट से, यहां पर भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज, याद रखना, ये भी कैंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केमिकल कार्सिनोजन की अगर हम बात करें, केमिकल कार्सिनोजन, तो यहां पे लिखना है टोबैको स्मोक
कंटेन बेंजोडायस्पाइन या बेंजोपाइरीन बोल रहे हैं, कंटेन बेंजोपाइरीन विच इज कार्सिनोजेनिक, विच इज कार्सिनोजेनिक, इससे कैंसर हो सकता है। कॉजिंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, कौन सा कैंसर करेगा ये? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। व्हाट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा? लंग कैंसर को बोलेंगे ये। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मतलब लंग कैंसर को बोलेंगे। केमिकल कार्सिनोजन में आ रहे हैं। और थर्ड वन सुनिए, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस मतलब कुछ वायरसेस होते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरस इज राउस सार्कोमा वायरस बोल रहे हैं उसको, राउस सार्कोमा वायरस। रिमेंबर, 3 कैटेगरीज हैं कार्सिनोजेंस में, फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन में आयोनाइजिंग रेडिएशन भी आते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी आते हैं। और केमिकल कार्सिनोजन में क्या आते हैं? बेंजोपाइरीन बोल के टोबैको स्मोक में होते हैं। और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में राउस सार्कोमा वायरस। अगर ये वायरस समहाउ एंटर हो जाए तो ये नॉर्मल सेल को कार्सिनोजन में बदल देगा। ठीक है, ओके। वायरसेस, वायरस स्प्रेड हो सकता है, कैंसर स्प्रेड नहीं होता। ओके। एंड एक क्वेश्चन भी आया है यहां पर, हाउ HIV रिकॉग्नाइज, कल के क्लास से क्वेश्चन आया है, हाउ HIV रिकॉग्नाइज मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल बोल के। टी हेल्पर सेल अभी ये एम्स के लिए पढ़ते थे, अब एम्स एग्जाम तो रहा नहीं, पूछे आप, मैं बता देता हूं। HIV recognizes macrophages and T helper cells with the help of CD4 receptors. With the help of CD4 receptors मतलब क्या है? CD4 receptor जो है स्पेशल प्रोटीन्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ macrophages, on the surface of macrophages, on the surface of T helper cell. What is present? CD4 receptors. और ये CD4 receptors के हेल्प से HIV रिकॉग्नाइज कर लेगा उनको। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आया है, व्हाई कैंसर पेशेंट्स रिमूव हेयर्स फ्रॉम देयर हेड? व्हाई दे वांटेड टू बी बाल्ड? ऐसा कुछ भी नहीं है, कैंसर पेशेंट का हेयर लॉस हो जाता है, वो नहीं रिमूव करते, वो हेयर लॉस हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज करते हैं, कीमोथेरापी करते हैं और रेडियोथेरापी करते हैं, मतलब कैंसर पेशेंट को है ना रेडिएशन सप्लाई करते हैं, हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन विच किल द कैंसर सेल्स। और उस प्रोसेस में जो है उनके हेयर लॉस भी हो जाते हैं, आईब्रोज भी रिमूव हो जाते हैं नेचुरली, वो रेडिएशन की वजह से, हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरापी। ओके, तो आज हम देखिए कैंसर में कितना पढ़े हैं, क्या व्हाट इज कैंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, अभी अभी पढ़ना ही हमें। कॉजेस ऑफ कैंसर के बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ना चाहिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और एक बात जो है, हम कल क्या करेंगे, कैंसर कंप्लीट करके
ड्रग वाले पार्ट में एंटर हो जाएंगे। तो ये वीक में जो है एक डे ऐसा निकलना चाहिए जहां पे हम एनसीईआरटी डिस्कस करना, यानी तो हम डेली 15 मिनट्स, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्कसिंग एनसीईआरटी डाउट्स, या 10 मिनट्स। किसी दिन क्वेश्चंस करेंगे, किसी दिन एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे और मार्कआउट करके रखेंगे आप ऑलरेडी, और क्लास जैसे चालू होगी तो आप भेजेंगे ये पेज नंबर पे ये डाउट है आपका, ठीक है। उस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा है। देखिए क्लियर। तो हम कल से ही हम ये यूज शुरू करेंगे, क्लियर है। तो हम कल बॉटनी की क्लास रखें, मॉर्निंग बॉटनी की क्लास में भी आप ऐसे डाउट पूछेंगे, और आफ्टरनून के क्लास में भी रखेंगे। 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, क्लियर। उसके बाद रिमेनिंग कंटिन्यू रहेगी क्लास। ओके, थैंक यू।